बिलियन ब्रीथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा रीबॉक राइज एंड फेलियर। दुनिया की इतनी बड़ी ब्रांड जिसके पास 50% का मार्केट शेयर था, आज क्या हो गया कि 2023 में मात्र 6% का मार्केट शेयर इनके पास रह गया। कैसे इन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपेंशन करा था, ग्रोथ करी थी और इनको इतना बड़ा फेलियर देखना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोपरेश सिंह सोनी। वेलकम टू बिलियन ब्रीथ यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर रीबॉक मार्केट में लीड कर रहा था, जैसे एक टाइम पे नोकिया, कोडेक करा करते थे। बट ऐसा क्या हुआ, क्या वो गलतियां हो गई जिनकी वजह से रीबॉक को इतना बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ा। और इन चीजों को आपको भी अपने बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को लगता होगा रीबॉक एक अमेरिकन ब्रांड है, जबकि ऐसा नहीं है। रीबॉक अमेरिकन ब्रांड नहीं है। लेटर ऑन इसको अमेरिका में वापस रीलॉन्च करा गया था 1958 के अंदर और वापस पूरी दुनिया में इसका एक्सपेंशन करा गया था। बट ऐसा क्या हुआ कि 1958 से लेके 1992 तक इस ब्रांड ने बहुत अच्छा राइज देखा। फिर उसके बाद 1992 के बाद इन्होंने बहुत जल्दी डाउनफॉल देखा और अभी तक ये ब्रांड मार्केट के अंदर नहीं उठ पा रही है। इस केस स्टडी से आपको सीखने को मिलेगा एक्सपेंशन, ब्रांडिंग, आईपीएल स्ट्रेटेजीज और कैसे एक बिजनेस को स्केलेबल बनाया जाता है। और जब स्केल हो जाता है ना, तो उसको मेंटेन कैसे रखना है। क्योंकि देखिए, आप स्केल करते हो तो आपका कंपटीशन भी आता है आपका मार्केट शेयर खाने। अगर आपका कंपटीशन मार्केट शेयर खा गया और उस समय आपके पास सेल्स नहीं आए, पैसे नहीं आए, एक्सपेंसेस आपके चल रहे होंगे। जब स्केल करते हो तो एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो रेवेन्यू चाहिए होता है। मार्केट शेयर जाते हैं, आपको बहुत बड़ा डैमेज होता है। रीबॉक ने एक टाइम पे नाइकी, एडिडास, पूमा इनको झूल टटा रखी थी। मार्केट में लीड ही नहीं करने दे रहा था। हर किसी को रीबॉक चाहिए था एक टाइम के ऊपर। हर कोई रीबॉक की फ्रेंचाइजी का डिमांड कर रहा था एक टाइम पे। 1958 में जब रीबॉक अमेरिका में वापस रीलॉन्च हुआ, तब उस समय इनका मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। नाइकी, एडिडास, पूमा हर ब्रांड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, सॉफ्टनेस बहुत अच्छी थी, कस्टमर रीबॉक को लेना चाह रहा था। फिर इन्होंने मार्केट के अंदर देखा कि हम क्या ऐसे मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनको किसी ने एक्सप्लोर ना किया हो अभी तक। क्योंकि एक टाइम पे मार्केट के ऊपर टॉप पे चल रहे थे। 1980s में इन्होंने देखा कि जो फीमेल है ना, वो यूएस में फिटनेस के ऊपर आ रही है, फिटनेस पे उनका ध्यान बढ़ रहा है। और एक चीज़ नोटिस करी कि जो फीमेल्स के लिए शूज़ होते हैं ना, एडिडास, पूमा, नाइकी, ये मेल सेंट्रिक शूज़ बनाते हैं, फीमेल सेंट्रिक नहीं बनाते हैं। एंड फीमेल्स का ध्यान एरोबिक्स में, अपने वेट लॉस की तरफ कंटिन्यूसली उस समय जा रहा था। तो वहाँ पर इन्होंने डिसाइड करा कि हम फीमेल्स के लिए शूज़ लेकर आएंगे जो कंफर्टेबल होंगे प्लस स्टाइलिश होंगे। क्योंकि देखिए, मेंस इतना स्टाइल नहीं देखते हैं जितना फीमेल्स देखती है। तो उन्होंने स्टाइलिश शू को बनाना चालू करा और मेल ऑडियंस के साथ साथ फीमेल ऑडियंस को गैदर करा, जहां से इनको काफ़ी अच्छा मार्केट में सेल्स मिला, पुल मिला और इन्होंने और तेजी से राइज करा। और इनके सेल्स में फीमेल कंट्रीब्यूशन 1.8 बिलियन डॉलर की थी उस समय और पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छे से लीड कर रहे थे। इनका कंसेप्ट फेमस हुआ, पूरी दुनिया से इनको फ्रेंचाइजी की, मास्टर फ्रेंचाइजी की रिक्वेस्ट आना चालू हो गई। देखो फ्रेंड्स, रीबॉक इसलिए एक्सपेंशन कर पाया क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा मास्टर फ्रेंचाइजी थी एंड फ्रेंचाइजी थी। सबसे पहले बिजनेस में अगर आपको स्केल करना है ऑफलाइन के अंदर, तो आपके पास आज के टाइम में यूएसपी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके धंधे में कोई 30 लाख 50 लाख की फ्रेंचाइजी ले रहा है ना, वो तब लेगा जब उसको आपके धंधे में यूएसपी दिखेगी, प्रोसेस दिखेगा, आपको मार्केटिंग, आपका ब्रांड नेम बहुत अच्छा होगा। चलना या ना चलना लेटर ऑन आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। बट शुरुआत में 50 लाख आपके धंधे में वही आदमी लगाएगा जिसको आपके धंधे में, ब्रांड में पुल दिखेगा, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, रीबॉक की फ्रेंचाइजी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, एक्सपेंशन था, प्रॉफिटेबिलिटी थी, फिर फेल क्यों हो गया? तो सब कुछ सही था। देखिए, रीबॉक ने क्या करा, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब एक्चुअली में क्या था, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई नहीं थी, तो उस चक्कर में प्राइस बढ़ गया। समझिए, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइस बढ़ गया। इन लोगों ने क्या करा, एक फैक्ट्री की जगह 50 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इन्वेंट्री मंगाना चालू कर दी। अब धीरे धीरे इनका कंपटीशन भी बढ़ा, मार्केट में लोगों ने देखा ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब हुआ क्या, इन्होंने भी फैक्ट्रीज बढ़ा दी, कंपटीशन नहीं बढ़ा दी, अब सप्लाई बढ़ गई। डिमांड उतनी की उतनी है बट सप्लाई बढ़ गई, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको प्राइस कम करना पड़ता है ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है। अब ये भी आपके बिजनेस का लेसन है। क्या भैया, मैं किसी इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या वहाँ के सप्लाई में एंटी बैरियर है या नहीं है? देखो, कपड़ों के मार्केट में, शूज़ के मार्केट में पहले था, आज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर दो, इसलिए यहाँ पे एंटी बैरियर लगाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आपको एंटी बैरियर समझ में आना चाहिए कि जो मैं बना रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, चाहे सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, दूसरा आदमी कितना इजीली उसको कर सकता है, रिपीट कर सकता है, वो आपके लिए एक एंटी बैरियर आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई रिपीट कर पा रहा है, इजीली कर पा रहा है, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, तो लोग कंपटीशन बनेंगे और आपको जल्दी वॉश आउट कर देंगे। दूसरा रीजन इनका ये था, इनका ब्रांडिंग पे फोकस ही नहीं था। देखो, शुरुआत में इन्होंने क्या करा, क्वालिटी अच्छी रखी, सब कुछ अच्छी रखी, बट
ब्रांड बहुत जरूरी होता है। देखो आज गुची, जारा जो आइटम्स बेचते हैं महंगे क्यों बेच पाते हैं? इनकी जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब कोई भी लग्जरी ब्रांड होती है ना, उनका यूएसपी उनकी ब्रांडिंग होती है। आज गुची जो 50,000 की बेल्ट बेच रहा है वो कभी 2,000 का मार्केट में नहीं आएगा, उसको 50,000 के मार्केट में 1 लाख के मार्केट में ही रहना है। अगर वो 2,000 रुपये की बेल्ट बेचना चालू कर देगा, 10,000 रुपये का आइटम बेचना चालू कर देगा, तो कस्टमर को लगेगा भैया मैं 50,000 की बेल्ट क्यों पहनूं? जब वही बेल्ट 2,000 की बिक रही है तो 50,000 वाला कस्टमर भी गया, और जो 2,000 वाला आएगा वो सोचेगा इनका कंपटीशन बहुत है, रेमंड से बहुत सारे ब्रांड्स बेल्ट बनाते हैं, मैं उनके पास चले जाता हूँ, तो उनका मार्केट शेयर खराब हो जाएगा। रीबॉक ने यही करा, जब उनका डिमांड उनको लगा बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तब तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा थी। बट जैसे सप्लाई आना चालू हुई, उनको मार्केट में कंपटीशन देखा, उन लोगों ने अपने प्राइस को फटाफट डाउन करा, 1,500 रुपये 1,100 रुपये अपने जूता लेकर आ गए। उससे क्या हुआ, जो सेलिब्रिटीज़ प्रीमियम लुक के चक्कर में उनका जूता पहनते थे, उसको फील करते थे, उससे दूर भागना चालू कर दिया। अब देखिए जारा, गुची, कभी भी इनका अनसोल्ड स्टॉक होता है ना, ये उसको डिस्काउंट पे नहीं बेचेंगे, उसमें आग लगा देंगे, बट उसको बेचेंगे नहीं। आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जो मार्केट है ना उसको मत छोड़ो, जहाँ से आप पैसा बना रहे हो। नए मार्केट में जाने के लिए नया ब्रांड नेम, नया ट्रेडमार्क सब कुछ चूज़ करो, वो अलग कर दो, उसका ब्रांड नेम, उसका ट्रेडमार्क, उसकी एसओपी, उसका मार्केट सब अलग करो, बट अपने मार्केट को मत छोड़ो। जैसे टाटा है, टाटा के पास प्रीमियम एयरलाइन है विस्तारा, तो वो उसके प्राइस को नहीं छेड़ते, विस्तारा को अलग रखते हैं। एयर इंडिया के मार्केट शेयर को उन्होंने अलग रख रखा है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एयर एशिया भी टाटा के पास है, तीनों चला रहे हैं, बट तीनों के सेगमेंट और मार्केट शेयर अलग अलग कर दिया कि विस्तारा मतलब प्रीमियम, एकदम प्रीमियम, जो अच्छे कस्टमर्स हैं उनको वहाँ भेजना, उनका मार्केट शेयर है, उसको एयर एशिया से मत बढ़ाओ, और एयर इंडिया का मार्केट शेयर अलग रख दिया। अब 1992 में रीबॉक की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कैजुअल वियर शूज़ को लॉन्च कर दिया और कहा कि हम कैजुअल वियर शूज़ में भी करेंगे और स्पोर्ट्स वेयर में भी करेंगे। फिर उसके बाद वापस स्पोर्ट्स वेयर में घुस गए, फिर किड्स शू में आ गए, ऐसा कैटेगरी को चेंज करते रहे। और 2 साल में उनको लगा शायद ये मार्केट नहीं चल रहा, इधर घुस जाओ, इधर नहीं चल रहा उधर चल रहा, उससे हो गया कस्टमर कंफ्यूज हो गया, उनका मार्केट शेयर कंप्लीटली लूज हो गया। फाइनली एडिडास ने इस ब्रांड को 2005 में $3.7 बिलियन का एक्वायर कर लिया। देखो रीबॉक के पास कोई भी फैक्ट्री सेटअप नहीं था, वो सब आउटसोर्स करते थे। सिर्फ एडिडास ने ये सारा पैसा उनके आईपीआर का दिया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, जो भी आईपी उनके पास थे वो सब एक्वायर कर लिया पूरी दुनिया में। रीबॉक के पास 2005 में 17% का मार्केट शेयर था, वहीं उसका कंपटीशन एडिडास जिसने एक्वायर करा वो 8% में चल रहा था। धीरे धीरे रीबॉक का मार्केट शेयर गिरता गया, एडिडास का बढ़ता गया, और फाइनली 2021 में एडिडास ने भी इस ब्रांड को $2.7 बिलियन के अंदर बेच दिया। एडिडास का फाइनली एक ही मकसद था कि मुझे रीबॉक को मार्केट से खत्म करना है, उसको दबाना, खुद की ब्रांड को आगे लेकर आना है। आज एडिडास के पास 20% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, रीबॉक का मार्केट शेयर 6% तक आ गया है, और इनका डाउनफॉल काफ़ी तेजी से चल रहा है। और देखिए जब एक ब्रांड का डाउनफॉल आता है तो फ्रेंचाइजियाँ कम बिकती है, मास्टर फ्रेंचाइजी कम बिकती है, और ग्रोथ में दिक्कत आती है। सो फ्रेंड्स, इस केस स्टडी से आपको ये 2 लेसन सीखने को चाहिए। सबसे पहला, मार्केट मत छोड़ो, जिस मार्केट से आपका पैसा बन रहा है, जहाँ लीड कर रहे हो, जो पोजीशन है ना, उसको मत छोड़ो कि मैं दूसरा मार्केट कमा लूंगा उसमें चला जाऊंगा, नहीं, टिक के रहो। दूसरे मार्केट के लिए नया ट्रेडमार्क, नया ब्रांड नाम, सब कुछ नया लॉन्च कर दो। और दूसरी चीज़ कि भैया अगर आप मार्केट में टिक के रहना है ना, तो आपको अपने कंज्यूमर्स पे ध्यान देना है, ब्रांडिंग पे ध्यान देना है, ये चीज़ें बहुत जरूरी होती है। आपके आईपीआरस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत मैटर करते हैं किसी भी एक बड़ी ब्रांड के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये केस स्टडी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम आपके लिए जैसे ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।